अब हम बात करते हैं कि ब्लड में जो आरबीसी है, अभी हमने हीमोग्लोबिन की बात की कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं किसमें होता है, हीमोग्लोबिन किसमें होगा, तो किसमें होता है, आपका आरबीसी में होता है। और इसकी अवस्था क्या होती है, फेरस, ग्रीक वर्ड है फेरस, है ना। फेरस को वैसे हम आयरन बोलते हैं, आयरन को ही लोहा बोलते हैं हिंदी भाषा में, लोहा। मैं ग्रीक में गया तो फेरस हो गया। रसायन शास्त्र में आपने पढ़ा होगा एफी संकेत किसका होता है, फेरस का होता है। एफी पर 2 संयोजकता होती है, 2+ होते हैं ना, 2+ होता है। अब फेरस की बात करें, हीमो और ग्लोबिन, इसमें क्या होता है, अवस्था क्या होती है इसकी, फेरस होती है। अब यहां आप देख रहे होंगे कि हीमो और ग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर के आपका हीमोग्लोबिन बना हुआ है। एक वर्ड है आपका हीमो और दूसरा वर्ड होता है ग्लोबिन। जब ये टूटता है, टूटने के बाद में एमिनो अम्ल बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है। हीम का अर्थ होता है यहां पर आयरन, हीम का अर्थ क्या होगा यहाँ, आयरन। और ग्लोबिन अभी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा के अंदर 10% प्रोटीन पाया जाता है। उस 10% प्रोटीन में आपका ग्लोबिन भी होता है, एल्बुमिन भी होता है, फाइब्रोनोजिन भी होता है। तो यहां पर 10% जो प्रोटीन है ग्लोबिन ये क्या करेगा, तो ये यहां पर किसका काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का काम करता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो ग्लोबिन करता है, ग्लोबिन करता है। यहां आयरन का क्या काम है, क्वेश्चन दूसरा निकलता है कि आयरन का काम क्या है, तो आयरन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में कौन करता है। अगर आपको 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना दी जाए तो आपकी घुटन से ही मौत हो जाएगी। या अगर मैं बात करूं, आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड, पूरी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास में ला करके छोड़ दी जाए, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही हो, है ना, स्पेस में या जिस रूम में आप हो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, भले ही अभी रूम में तो नॉर्मल रहती है, जैसे मैं रूम में हूं, अगर इस रूम में क्या कर दिया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दिया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड तेजी से ब्लड के साथ रिएक्शन करेगा और तेजी से 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी क्या हो जानी है, आपकी डेथ हो जानी है। क्लियर। तो मैं कह सकता हूं कि आयरन क्या करता है, फेरस क्या करता है, तो फेरस आपका ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। जितनी आप 100% ऑक्सीजन लेते हो ना, 100%, उसमें से 97% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आपका आयरन धातु करती है। या अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, टोटल आपने 100% लेते हो, 78% उसमें नाइट्रोजन हो गई, उसमें से 16% ऑक्सीजन आप यूज करते हो, बची हुई 4% में कार्बन डाइऑक्साइड बना करके वो वापस आ जाती है। क्लियर हो गया। तो यहां पर जितनी आपने 20% आप ऑक्सीजन लेते हो, इस 20% का भी 97% टोटल परिवहन कौन करता है, तो आपका आयरन करता है। अब इसके बाद में 3 से 4% ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका परिवहन कौन करता है, तो इसका परिवहन प्रोटीन करता है। और आयरन में ऑक्सीकरण के कारण ही, आयरन का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीकरण के कारण ही हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, रेड होता है। क्लियर है। तो इसीलिए हमें ब्लड क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीडेशन के कारण ही आपका रंग कैसा दिखाई देता है, ब्लड का रेड दिखाई देता है। यहां पर हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए, हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं, HB, जिसको आप HB से डिनोट करते हो, H कैपिटल B स्मॉल, HB, ये क्या करेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु H2A को अणु को बांधता है, मतलब आपके शरीर में 1% आप पानी की कमी हो जाने दो, आपको थोड़ी सी प्यास लगेगी, 2% कमी हो गई, आपको पसीना आएगा, आपका घबराहट होने लगेगी। अब घबराहट के साथों साथ क्या होगा, जैसे ही परसेंटेज 2 से 3 हुआ और 3 से 4 हुआ, 4% में अगर पानी की कमी हो गई और ये 5% पे पहुंच गया पानी की कमी,
H2O की कमी, सीधी आपकी डेथ हो जाएगी, ना राम रहेगा ना रहीम रहेगा, बिल्कुल स्वाहा सत्यानाश हो जाएगा। कितने परसेंट में? 4 से 5% में। इसीलिए शरीर में अगर पानी की कमी होती है तो हम तुरंत क्या लगाते हैं, वहां जाकर के हम डॉक्टर को बोलते हैं कि भैया क्या करो, पानी की कमी हो गई है, हमें बॉटल लगवा दो। 1 लीटर की बॉटल 800 ml की लेकर के आते हैं, 450 ml की लेकर के आते हैं, 2-4 इंजेक्शन डलवाते हैं और उसके बाद में हम बॉटल लगवा लेते हैं ताकि हमारे शरीर में क्या हो, पानी की कमी ना हो। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, पानी के अणुओं को H2O को बांध करके रखता है। किससे? 2 ऑक्सीजन के अणु। 2 ऑक्सीजन के अणु किसको बांध करके रखते हैं? जहां पर हाइड्रोजन को बांध करके रखते हैं ताकि पानी की मात्रा बनी रहे। क्लियर गाइस? इसके बाद में ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसके बाद में 1 ग्राम में कितना होगा हीमोग्लोबिन? तो यहां पर मैं बात करता हूं 1.36 ml होता है। और ये कितनी होगी? ऑक्सीजन में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी कौन कर रहा है? आपका हीमोग्लोबिन कर रहा है। हीमोग्लोबिन कैरी कितनी ऑक्सीजन करेगा? तो 1.36, या अगर आप 1.36 अगर इसको ना भी लिखना चाहो तो इसको लिख लेना 1.2 कर लो, या 1.3 लिख लो, इसको सीधा सा 6 छोड़ दो बात का। 1.3 ml कैरी करता है कितना? 1 ग्राम आपका Hb। वही 100 ग्राम Hb की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? तो मैं कह सकता हूं कि 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। मतलब टोटल 100% ऑक्सीजन आप लेते हो। अगर आपने टोटल श्वास में, है ना, रेस्पिरेटरी में आपने 100% एयर को लिया है, इस एयर में आपकी 78% नाइट्रोजन हो गई, 20% के आसपास आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गई, और उसके बाद में बची हुई 0.34% के आसपास आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इन सब में भी 100% अगर मैं बात करूं तो 20% आपका ऑक्सीजन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। उसमें भी हीमोग्लोबिन कितना करता है? तो इस 20% का सिर्फ कितना हो जाएगा? 16% करेगा। कितना? इस 20% का भी कितना? 90%, क्योंकि जितनी आप ऑक्सीजन लेते हो उसमें से 4% को आप कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हो। बचती है कितनी? 16%, जो आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए सहायक होती है। बाकी बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड के मिलकर के प्रोटीन उसको बाहर निकाल देता है। तो हीमोग्लोबिन की हमने यहां बात की कि हीमोग्लोबिन एक तो ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का, दूसरा हीमोग्लोबिन वाटर को बांध करके रखता है। यहां पर हमने हीमोग्लोबिन में और देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में ये बॉन्ड बनाता है, और कार्बन जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में बनाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसी को आप CO बोलते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो। और कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन के जुड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ब्लड में अगर आपके हीमोग्लोबिन है, अगर आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड अगर छोड़ दी जाए तो हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, और तेजी से रिएक्शन करने के साथ में आपका क्या होगा? ब्लड क्लॉट होने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी, और घबराहट होने के साथ में आपका दम घुटने लगेगा, और दम घुटने के साथों साथ आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बंद कमरों में आप रूम हीटर का यूज करते हो ना, कि ठंड आ रही है, ठंड में आपने रूम हीटर का यूज किया। अब रूम हीटर आपने कोई भी विंडो नहीं छोड़ी, एक दिन ठीक है चल गया, दूसरे दिन चल गया, तीसरे दिन चल गया, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि रूम हीटर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, जिसके कारण आपका क्या हो गया? दम घुटने से आपकी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रूम हीटर को चलाते वक्त विंडो खुली होनी चाहिए। क्लियर गाइस? विंडो क्या होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए। अब जैसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती कैसे है, तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो जब कोयला को जलाते हो, है ना, जैसे पाथाखेड़ा सारणी है, सिंगरौली है, पूरे भारत का सबसे मोटी परत का कोयला कहां से निकलता है? आपका सिंगरौली से निकलता है। पाथाखेड़ा सारणी है जहां से बैतूल में है, वहां भी आपका कोयला मिलता है, NTPC थर्मल पावर प्लांट है। अगर ये बात करें कोयला की, है ना, कोयला भी अलग अलग टाइप का होता है, 4 टाइप का कोयला होता है। पहले की अगर बात की जाए, सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर बात करें तो एंथ्रेसाइट होता है, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस होता है ना, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट होता है, चौथे की अगर बात करेंगे तो पीट होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट माना जाता है। लगभग 50 से लेकर के 55% इसमें कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट की बात करें लगभग 92% इसमें कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस की बात करेंगे तो इसमें 82% के आसपास पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करेंगे 60 से 65% इसमें कार्बन पाया जाता है। अच्छा, एंथ्रेसाइट को आप चलाओगे, कार्बन परसेंटेज बहुत ज्यादा है,
कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी देगा। अस या पीट की अगर बात करूं, राख की बात करूं, अवशेष की बात करूं, तो यहां पर एंथ्रेसाइट में नहीं मिलने वाले। क्लियर हुआ क्या? यहां पर एंथ्रेसाइट में नहीं मिलेंगे, बिटुमिनस में थोड़े मिलेंगे, लिग्नाइट में और थोड़े ज्यादा मिलेंगे, और पीट या पीट की अगर बात करें वहां तो भरमार रहेगी, पूरा अवशेष ही अवशेष रहेगा। यस और नो? तो यहां पर कोयला को जब जलाया जाता है तो पूर्ण दहन अगर हो गया उसका, मतलब जब कंबशन किया जाएगा, कोयले का जब कंबशन किया जाता है तो पूरी तरह से जब कंबशन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। परंतु जब अपूर्ण दहन होता है या आधा कोयला को जला दिया जाए, उसके बाद उसको बुझा दिया जाए, या उसमें आग लगी है उसको बाहर फेंक दिया जाए, वो जल नहीं रहा है, या पानी डाल दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो किसका निर्माण करेगा? तो मैं कह सकता हूं कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा। और जो आपने देखा होगा कि अगर कोई खान में काम कर रहा है, माइंस में काम कर रहा है, कोयले की खान में काम कर रहा है, तो उनको हृदय संबंधित, श्वास संबंधित बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती है। जैसे कोल माइंस की मैं बात करूं, जितनी भी कोल माइंस है उसमें जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, अगर जो माइंस में कोयला उठाने और निकालने का काम करता है, पहले होता था, वर्तमान में तो मशीनें आ चुकी है, तो ये अब कम हो रहा है, ताकि उनकी क्या हो, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां कम होती है। परंतु अभी भी जो पहले से लगे हुए 90, 70 और 80 से लगे हुए हैं, उनमें क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती है। तो यहां पर इसको मिट लीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आती है ना, जैसे आपने शराब पी ली है ना, शराब पी लेते हो, या आप ऐसा गन्ने का रस पी लिया आपने, मान के चलो, है ना, आपको जरूरत थी 1 गिलास की, 1 गिलास पिया, अच्छा लग रहा है, ठंडा है थोड़ा सा, उसमें नींबू डाल दिया। अब नींबू डालने के बाद में थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा, फिर उसने कहा कि इसमें थोड़ी सी धनिया भी डाल दो, है ना, और थोड़ा टेस्ट बढ़ गया। अब जैसे ही टेस्ट बढ़ा, आपने सोचा कि 1 गिलास मैं और ले ही लेता हूं, है ना? अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि तो यहां बात की जाए हीमोग्लोबिन, जो आप देखते हैं, राइट, यहां पर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आयरन इसमें पाया जाता है। यहां पर इसकी बात करें, इसको क्या बोला जाता है, भक्षक कोशिका बोला जाता है। किसको, थोड़ा सा समझना इस चीज को। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लीवर हो गया, है ना, लीवर, कुछ मात्रा में लीवर में आकर के आरबीसी की डेथ होती है। आरबीसी की डेथ कहां होगी, आरबीसी की डेथ कहां हो रही, कुछ मात्रा में लीवर में, कुछ मात्रा में आरबीसी की डेथ होती है स्प्लीन या प्लीहा में होती है ना। ये क्या हो जाएगा, स्प्लीन, ये क्या हो जाएगा, कुछ मात्रा में स्प्लीन या प्लीहा हो जाएगा। जब यहां पर आरबीसी आती है, इस डेथ जब होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो मैं इसकी बात करूंगा कि इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको फुक्कर कोशिका बोला जाता है। क्या बोलेंगे, जब आरबीसी की डेथ लीवर में होती है तो इसको आप क्या बोलते हो, फुक्कर कोशिका बोलते हो। क्या बोलेंगे, फुक्कर कोशिका बोला जाता है। और जब आपकी डेथ आरबीसी में होती है, जब स्प्लीन या प्लीहा में होती है, तो इसको आप भक्षण कोशिका भी बोल सकते हो। जब आरबीसी की डेथ यहां पर हो जाएगी, दो जगह हो रही, एक तो लीवर में हो रही और दूसरी स्प्लीन में डेथ हो रही। क्लियर हो गया। जब डेथ होती है तो यहां पर, ये लीवर है, तो लीवर में जैसे ही आपकी ये आरबीसी की डेथ होती है, आरबीसी का 120 डेज के बाद में, 120 डेज के बाद जब आरबीसी दो भागों में टूटती है, जैसे टूटती है तो इसमें हीम और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आरबीसी में क्या रहेगा, Hb, जैसा नो, आरबीसी में क्या है, Hb, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, हीम अलग हो जाता है, और ग्लोबिन आपका प्रोटीन अलग हो जाता है। और जब ये ग्लोबिन प्रोटीन टूटता है, हीम तो धातु हो गई, जब ग्लोबिन प्रोटीन टूटता है तो ये टूटने के बाद में आपका बिलिरुबिन बनाता है। कब, जब आरबीसी लीवर में डेथ होती है, डेथ होने के बाद में जब दो पार्ट में टूट जाता है, हीम धातु अलग हो जाती है और आपका बिलिरुबिन अलग, सॉरी, हीम और ग्लोबिन अलग हो जाता है, तो ग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका बिलिरुबिन में हो जाता है। और यही बिलिरुबिन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो ये बिलिरुबिन क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का कलर भी कैसा होता है, अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा कैसा दिखाई देता है, तो प्लाज्मा आपको येलो कलर का दिखाई देता है। पूरा अंडे के अंदर का येलो पार्ट आपने देखा होगा। इस बिलिरुबिन के कारण ही प्लाज्मा पीला कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से हीम आपने निकाल लिया। हीम ही आपको क्या कर रहा है, आयरन ही आपको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। जब आपने ब्लड से रेड कलर ही हटा दिया, है ना, ब्लड पहले कैसा था,
अगर मैं बात करूंगा ब्लड आपका पहले कैसा था, रेड कलर का था, यस और नो। अब इसमें से आपका क्या हुआ, आरबीसी अलग निकल गई, आरबीसी अलग निकल गई, आरबीसी की डेथ हो गई। अब आरबीसी की जब डेथ हो गई तो आरबीसी 120 डेज के बाद में इसने क्या किया, हीम और ग्लोबिन में अलग अलग तोड़ दिया, हीम प्लस ग्लोबिन अलग अलग दो भागों में तोड़ दिया। अब दो भागों में टूट गया तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन इसको कलर देता है रेड कलर, परंतु जब हीमोग्लोबिन निकल गया बचा क्या, सिर्फ ग्लोबिन, और ग्लोबिन जब निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है, इस तरह का पार्ट आपको येलो पार्ट दिखाई देता है। कैसा दिखेगा, ये निकलने के बाद में येलो पार्ट दिखाई देता है, और इसी को आप प्लाज्मा बोलते हो क्या, यस और नो। यही सेम आपको प्लाज्मा दिखेगा। और जब ये पार्ट आपका टूट जाता है तो आप एक्सक्रीट कर देते हो, शरीर से बाहर निकाल देते हो, किसके फॉर्म में, या तो मल के फॉर्म में निकाल दोगे, क्या जितना भी आपने प्रोटीन खाया है वह सब पाचन किया है, पेट में जितना जो भी है आप सुबह जा करके बाहर निकाल देते हो, ये क्या हो जाता है आपका प्लाज्मा, बिलिरुबिन के कारण होता है। वहीं जब आरबीसी स्प्लीन में होती है तो कुछ पार्ट आपका इसका क्या हो जाता है, यूरोक्रोम में हो जाता है, यूरिया का कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है, यूरिया किस फॉर्म में आ जाता है, यूरोक्रोम के फॉर्म में आ जाता है, और यूरोक्रोम किसके रूप में, आपका यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो ये किसमें हो गया, हीमोग्लोबिन के कारण ये सारी प्रोसेस होती है कि जैसे आरबीसी की डेथ हुई, डेथ होने के बाद में क्या हो जाता है, दो भाग में टूट जाती है, येलो कलर का बिलिरुबिन का पिगमेंट बनाती है, और यही शरीर में अगर ज्यादा हो जाए, है ना, शरीर में मान लो बिलिरुबिन ज्यादा हो गया है और शरीर कैसा होने लगेगा, धीरे 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 आपके नाखून पीले होने लगेंगे, आपके हाथ पैर पीले होने लगेंगे, पूरा शरीर आपका पीले होने लगता है, पूरा शरीर पीला होने लगता है, जिसे आप पीलिया बोलते हो। शरीर का पीला होना क्या कहलाता है, पीलिया बोलते हो, या पीलिया की अगर मैं बात करूं तो इसको जॉइंडिस भी बोला जाता है, पीलिया को ही क्या बोलेंगे, जॉइंडिस भी बोलते हैं। स्तनधारी की बात करें कि स्तनधारी का ब्लड, है ना, रेड कैसे होता है, स्तनधारी की अगर बात करेंगे कि जो रेड कलर है स्तनधारियों में, ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड होगा। तो रेड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस 2 पाया जाता है, 2+ पाया जाता है, यस और नो। हीमोग्लोबिन के कारण ही स्तनधारियों का ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। उसके बाद कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा का प्राणी है। कॉकरोच किसका प्राणी है, आर्थ्रोपोडा का है, या मैं कहूं कि आर्थ्रोपोडा में ही अब कॉकरोच क्या आएगा, कीट वर्ग से भी आ जाएगा। मैं कीट की भी बात कर सकता हूं कि कीट वर्ग में भी कौन आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा के प्राणी आ जाएंगे। जैसे मानव का ब्लड रेड है, मतलब चोट लगने पर आपको लगता है कि ब्लड बाहर आया है, मतलब चोट लगी है। कहीं से आप चलते हुए जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप थोड़ा सा गिर गए, है ना, बाइक आपकी स्लिप हुई, गिर गए, थोड़ा सा आपको क्या आ गई, यहां पर मान लो हाथ में छिलन आ गई, ब्लड बाहर निकला क्या, नहीं। आप कहोगे कि जो आपकी बाहरी लेयर है त्वचा की, सिर्फ वो डैमेज हुई है, उतना ज्यादा आपको चोट नहीं लगी। अगर आपका ब्लड बाहर आ गया तो फिर आपको लगता है कि चोट ज्यादा है, चोट कैसी है, गहरी है। क्लियर है, तो कलर कैसा हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। वही मैं कॉकरोच की बात करूं या कीट की बात करूं तो इनका कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कह सकता हूं, सफेद रंग का, व्हाइट, व्हाइट कलर किसका हो जाएगा आपका, कॉकरोच का, या इनको हम बोलते हैं क्या, हिमोलिम्फ। हिमोलिम्फ के कारण इनका कलर कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि केचुआ आपने देखा होगा, नॉन कॉर्डेटा का प्राणी है, इसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। केचुए की अगर मैं बात करूंगा कि केचुआ वर्मी कंपोस्ट करते हैं, किसान का मित्र किसे कहा जाता है ना, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा किया जाता है, खेतों में फर्टिलिटी किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो सब किसको बोलते हैं, हम केचुआ को ही बोलते हैं। क्लियर है, ये किस में होता है, इसका जो कलर है केचुए का, इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा आप जानते हो कैसा होता है, पीले कलर का होता है। प्लाज्मा कैसा होगा, येलो कलर का होगा। इसके बाद में मैं बात करता हूं आर्थ्रोपोडा की, जिसमें हमने कॉकरोच की बात की। कॉकरोच की अगर बात करें तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में हीमोशाइनिन होता है। क्या होगा, हीमोशाइनिन। जैसे मनुष्य में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही हीम मतलब धातु, साइनिन मतलब कलर देने वाला। साइनिन का अर्थ आप सीधा सा तांबा से लगा सकते हो, कॉपर से लगा सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि हीमोशाइनिन कैसा रंग देता है, नीला। जैसे आपने ब्लू विट्रॉयल का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो नीला होता, किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को। किसको बोलेंगे, CuSO4, है ना, कॉपर सल्फेट नीला होता बोला जाता है, ब्लू विट्रॉयल। वहीं
ग्रीन कसिस, हरा कसिस, या फिर मैं बोल सकता हूं ग्रीन विट्रॉयल, किसको बोलेंगे? फेरस, फेरस का कलर क्या हो जाएगा? FeSO4, क्या बोलेंगे? हरा कसिस बोला है। तो वैसे ही तांबा कलर कौन सा देता है? तो तांबा नीला कलर देता है। अगर मैं हीमोशाइनिन की बात करूं तो हीमोशाइनिन के कारण ही इसका कलर कैसा होता है? नीला। और झींगा जो मछली होती है उसमें भी ब्लड का कलर क्या होता है? तो मैं कह सकता हूं नीला होता है। और ये नीला कलर देता कौन कौन है? तो एक तो आपका देता है कौन? कॉपर, Cu, और दूसरा कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु का ही उपयोग आप किसमें करते हो? कैंसर के उपचार में भी करते हो, कीमोथेरेपी दी जाती है ना। जब कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या देते हैं? उसको क्या कहते हैं? कैंसर बोलते हैं। मतलब हमें जरूरत नहीं थी, हमारा शरीर सुडौल बना हुआ है और वहीं पर कोशिकाओं ने अतिरिक्त प्रोडक्शन कर लिया। कहीं किसी के शरीर में कहीं पर सूजन, स्वेलिंग आ गई है ना, मुंह में कुछ निकल आया, गले में कुछ निकल आया, मतलब आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन हो जाना ही कोशिकाओं का क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। और कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। और यही अगर मैं बात करूं कि कोबाल्ट जो धातु है उसका हम कैंसर के उपचार में भी प्रयोग करते हैं। मोलस्का की बात करें, मोलस्का या संघ बोलते हैं इसको, मोलस्का, इसमें संघ वगैरह आते हैं। इसमें अगर मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का में भी क्या पाया जाता है? हीमोशाइनिन पाया जाता है। हीमोशाइनिन के कारण होता आपका कैसा होगा? नीला होगा। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा कैसा होता है? रंजकहीन होता है, इसका कोई भी कलर नहीं पाया जाता। लेग्यूमिनस पौधे भी होते हैं। लेग्यूमिनस पौधे की अगर बात करें तो इसमें लेग लगा हुआ है। यहां से आप याद रख सकते हो कि जैसे मैं लेग की बात करूं, लेग, इसका कलर कैसा होगा? लेग्यूमिनस का पौधे का कलर आप जानते हो हरा होता है ना। अगर मैं बात करूं लेग्यूमिनस पौधे कि इनका कलर कौन प्रोवाइड करता है, तो लेग्यूमिनस पौधों का कलर कौन प्रोवाइड करेगा? लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में तो सब में होता है, चाहे किसी में हीमोशाइनिन हो, हीमोग्लोबिन हो या फिर लेग हीमोग्लोबिन हो, तो ये क्या होता है? आपका लेग्यूमिनस पौधों में आपका पाया जाता है। तो हमारे ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा का कलर किसके कारण होता है? हीमोशाइनिन के कारण होता है। झींगा की बात करेंगे तो झींगा का भी कलर किस कारण होता है? आपका हीमोसाइनिन के कारण होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्लड के संबंधित कुछ बीमारियां होती है कि ब्लड में कौन कौन सी बीमारियां आ जाती है। जैसे ब्लड की आपकी अगर कमी हो गई, कि ब्लड अगर आपके शरीर में कम हो गया, क्या हो जाएगा? ब्लड जो है आपका आरबीसी है ना, आरबीसी है, आरबीसी रेड कलर की होती है ऐसा ना। आरबीसी की अगर कमी हो गई, आरबीसी की कमी मतलब आपके शरीर में एचबी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, या एनीमिया को ही रक्त अल्पता बोला जाता है। क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से आपका क्या हो जाएगा? रक्त अल्पता या एनीमिया कहलाता है। इसके बाद में इसी को मैं और एक नाम दे सकता हूं कि जैसे आरबीसी की कमी से एनीमिया हो रहा है, मैंने कहा पूरा रक्त ले लिया, रक्त की कमी हुई तो एनीमिया। आपके विटामिन B9 की कमी हुई तो भी एनीमिया, आपके विटामिन B12 की कमी हुई तो भी एनीमिया, क्योंकि सब में तो आयरन पाया जाता है। चाहे विटामिन ए पूछ ले, विटामिन B9 पूछ ले, विटामिन B12 पूछ ले, आपसे फॉलिक एसिड पूछ ले कि फॉलिक एसिड के कमी होने से क्या एनीमिया होगा, तो बिल्कुल फॉलिक एसिड की कमी होने से भी आपको एनीमिया होगा। साइलोकोबालामिन की कमी होने से भी आपको क्या होगा? एनीमिया होगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि आरबीसी अगर बढ़ जाए, है ना, शरीर में हमें जरूरत है कितनी आरबीसी की? हमने बात की कि 50 से 55 लाख आरबीसी मुझे चाहिए। कितनी चाहिए? 50 से 55 लाख मुझे मेरे शरीर में आरबीसी चाहिए स्वस्थ मनुष्य के लिए। 5 मिलियन आरबीसी काफी है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 5 मिलियन में 50 लाख हो जाएगा, है ना। 5 से 5.5 मिलियन मुझे आरबीसी चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ? मुझे आरबीसी जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा बढ़ गई, मतलब शरीर में कितनी हो गई? 5 से 7 लाख, मतलब 5 से 7 मिलियन हो गई, 8 मिलियन हो गई, मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ गया, आरबीसी की संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या होगा? आरबीसी में हाइड्रोजन है, प्रोटीन है, क्लियर। तो इससे डिसीज बन जाती है और इस डिसीज को आप क्या बोलते हो? पॉलीसाइथेमिया बोलते हो। क्या बोलोगे? पॉलीसाइथेमिया बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो कि आरबीसी की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाए तो इसको आप क्या बोलोगे? पॉलीसाइथेमिया बोलते हो।
जब आरबीसी टूटती है या आरबीसी की अगर मैं बात करूं कि आरबीसी का आकार कैसा हो जाए, आरबीसी धीरे धीरे जैसे 120 दिन के बाद में टूटती है, बिलिरुबिन का पिगमेंट बनाती है, टूट जाती है ना। अगर मैं बात करूं कि आरबीसी का धीरे धीरे आकार, पहले आरबीसी कैसी थी, यहां बात करते हैं हम कि आरबीसी का आकार पहले कैसा था। तो पहले बिल्कुल शेप थी, राउंड शेप में थी, धीरे धीरे आरबीसी कैसे होने लगी, धीरे से पहले ऐसी हुई, फिर थोड़ा सा इसने राउंड चेंज किया और फिर एकदम से कैसी होने लगी, ये इस टाइप से हुई और धीरे धीरे ये आरबीसी का आकार कैसा हो गया, ये हसिया के आकार का हो गया। जैसे दराती जिससे आप गेहूं सोयाबीन वगैरह काटते हो, है ना, खेत में गए होंगे आप, देखते होंगे कटिंग के लिए यूज करते हैं, है ना, तो ये इस टाइप से हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, हसिया प्रकार की आरबीसी का कैसा होना, हसिये की तरह आरबीसी का होना। और ये डिसीज क्या कहलाती है, तो इसको आप क्या बोलते हो, सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। इसमें आरबीसी कैसी होती है, शेप चेंज कर लेती है और शेप चेंज करने के साथ ही आरबीसी का क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। मनुष्य कैसा हो जाता है, मनुष्य कमजोर होने लगता है धीरे धीरे और इससे इसकी क्या हो सकती है, इसकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी डब्ल्यूबीसी की।